नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से कल्याणी आईएएस एकेडमी इंदौर के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, पिछले लेक्चर में हम लोगों ने मगध राज्य के उत्कर्ष के बारे में पढ़ा था और हम लोगों ने मगध में शिशुनाग वंश, हर्यक वंश और नंद वंश के बारे में पढ़ा था। हर्यक वंश से पढ़ना शुरू किया था, फिर हम लोगों ने शिशुनाग वंश पढ़ा था और उसके बाद नंद वंश पढ़ा था। नंद वंश जब हम लोगों ने पढ़ा था तो उसमें हमने ये देखा था कि नंद वंश का जो अंतिम शासक हुआ था जिसका नाम था घनानंद, तो घनानंद को चंद्रगुप्त मौर्य ने चाणक्य या कौटिल्य इनकी मदद से पराजित किया था और यहाँ से जो है मौर्य साम्राज्य, मौर्य वंश की इन्होंने चंद्रगुप्त मौर्य ने नींव डाली थी। क्या कारण था ये मैंने आपको बताया था। जो चाणक्य थे या जिनको कौटिल्य के नाम से भी हम लोग जानते हैं, इनको घनानंद के द्वारा अपमानित किया गया था और इस अपमान का बदला लेने के लिए चाणक्य ने चंद्रगुप्त मौर्य को एक योग्य व्यक्ति बनाया था, एक अच्छा योद्धा बनाया था और चंद्रगुप्त मौर्य को इस योग्य, इस लायक बनाया था कि वो घनानंद को पराजित कर सके। तो घनानंद के पराजित होने के बाद यहाँ से नंद वंश खत्म हो जाता है और हमको फिर एक नया वंश, एक नया साम्राज्य देखने को मिलता है जिसका नाम हुआ मौर्य वंश और मौर्य साम्राज्य। अब हम लोग मौर्य साम्राज्य के बारे में आज का जो वीडियो, हमारा आज का जो लेक्चर है वो मौर्य साम्राज्य के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। ये जो मौर्य साम्राज्य हुआ, इसका जो समय हमें देखने को मिलता है ये 322 ईसा पूर्व से लेकर से 185 ईसा पूर्व देखने को मिलता है। बहुत लंबा शासन काल देखने को मिलता है मौर्य वंश का, 322 ईसा पूर्व से लेकर के 185 ईसा पूर्व तक। मौर्य वंश में जैसा कि मैंने आपको अभी भी बताया था कि चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा घनानंद को पराजित किया था और मौर्य वंश की यहाँ से स्थापना करी थी। तो चंद्रगुप्त मौर्य के बाद हमें और जो योग्य शासक मौर्य वंश में देखने को मिले उनमें बिंदुसार हुआ। तो जब चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु हो जाती है 298 ईसा पूर्व में, चंद्रगुप्त मौर्य का जो शासन काल हमें देखने को मिलता है वह है 322 ईसा पूर्व से 298 ईसा पूर्व। तो चंद्रगुप्त मौर्य के बाद हमें बिंदुसार का शासन काल देखने को मिलता है 298 ईसा पूर्व से लेकर के 273 ईसा पूर्व तक। और बिंदुसार की जब मृत्यु हो जाती तो इसके बाद हमें भारत में अशोक का शासन काल देखने को मिलता है जो कि 269 बीसी से लेकर के 232 ईसा पूर्व तक देखने को मिलता है। अब प्रश्न ये उठता है कि मौर्य वंश, मौर्य साम्राज्य के बारे में हमें कहाँ से जानकारी प्राप्त होती है। तो हम लोग यहाँ पर बात करेंगे साहित्य की, और साहित्य में हम बात करेंगे ब्राह्मण ग्रंथों की, हम बात करेंगे बौद्ध ग्रंथों की, हम लोग बात करेंगे जैन ग्रंथों की, और अगर हम बात करें पुरातात्विक स्रोतों की तो हम वहाँ पर बात करेंगे अशोक के जो अभिलेख हुए, अशोक के द्वारा जो गुफाएं बनवाई गई थी, स्तूप बनवाई गई थी इत्यादि। तो साहित्यिक स्रोतों में यदि हम बात करें ब्राह्मण ग्रंथों की तो सबसे पहले हम बात करेंगे पुराण। पुराणों से हमें जो है मौर्य साम्राज्य, मौर्य वंश की जानकारी प्राप्त होती है। इसके अलावा यदि हम बात करें और अन्य ब्राह्मण ग्रंथों की तो हम बात करेंगे पतंजलि के महाभाष्य से, हम बात करेंगे सोमदेव के कथा सरित सागर, हम बात करेंगे कौटिल्य के अर्थशास्त्र से जो कि सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण रहा है मौर्य साम्राज्य के स्रोतों के लिए। अगर हम बात करें बौद्ध ग्रंथों की तो दिव्य बदान, दीपवंश इत्यादि से हमें जानकारी मिलती है। और यदि हम बात करें जैन ग्रंथों की तो हमें भद्रबाहु के कल्पसूत्र से हमें जो है मौर्य साम्राज्य, मौर्य वंश की जानकारी मिलती है। पुरातात्विक स्रोतों की यदि हम बात करें तो अशोक के द्वारा कई प्रकार के दीर्घ लंबे शिलालेख या आप कह सकते हैं स्तंभ लेख भी बनवाए गए थे और गुहा लेख भी बनवाए गए थे अशोक के द्वारा। तो इन सभी से जो है हमें स्तूप भी बनवाई गई थी। इन सभी से जो है हमको मौर्य साम्राज्य के बारे में विस्तार से जानकारी प्राप्त होती है। अब जैसा कि मैंने आपको बताया था, हम लोगों ने देखा था कि चंद्रगुप्त मौर्य जो है प्रथम शासक हुआ था मौर्य साम्राज्य का। तो चंद्रगुप्त मौर्य से लेकर के मैं आपको अशोक तक एक शॉर्ट में पहले मैं आपको स्टोरी बताता हूँ कि किस तरह से ये लोग आए, भारत में आए और उन्होंने एक शक्तिशाली मौर्य साम्राज्य की स्थापना करी।
इसके बाद हम लोग डिटेल में मौर्य वंश, मौर्य साम्राज्य को पढ़ेंगे। ये जो मेरा मौर्य साम्राज्य का जो लेक्चर है, ये जो वीडियो है, ये 2 भागों में रहेगा। आज ये प्रथम भाग है और जो मेरा अगला वीडियो, अगला लेक्चर आएगा, उसमें हम लोग मौर्य साम्राज्य का क्या कैसा प्रशासन था, वहाँ की सामाजिक व्यवस्था क्या थी, आर्थिक व्यवस्था क्या थी, और उसके बाद जो मौर्योत्तर वंश रहा उसके बारे में भी हम लोग दूसरे वीडियो, दूसरे लेक्चर में पढ़ेंगे। अब मैं बात करने जा रहा था आपसे चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार और अशोक के बारे में। एक छोटी सी मैं आपको कहानी जैसी सुनाता हूँ, आप लोग कोशिश करिएगा कि ये आप लोगों को याद रह सके। बात शुरू में करूंगा चंद्रगुप्त मौर्य की, जो कि 322 ईसा पूर्व में नंद वंश के शासक घनानंद को पराजित किया था। और किसकी मदद से पराजित किया था? तो चाणक्य या कौटिल्य की मदद से इन्होंने पराजित किया था और यहाँ से इन्होंने मौर्य वंश, मौर्य साम्राज्य की नींव या स्थापना कर दी थी। चंद्रगुप्त मौर्य के अगर हम लोग प्रारंभिक जीवन की बात करें तो उनके प्रारंभिक जीवन की जो जानकारी है उसके बहुत ठोस प्रमाण हमें नहीं मिलते हैं। लेकिन जैसा कि इतिहासकारों ने बताया है कि जब चंद्रगुप्त मौर्य के पिता की मृत्यु हो जाती है तो इन्हें इनकी माता, जिनका नाम जो हमें मुरा कहीं कहीं देखने को मिला है, इनकी माता सुरक्षा की दृष्टि से इन्हें उत्तर प्रदेश से पाटलिपुत्र ले आती हैं। पाटलिपुत्र में जब ये पहुंचते हैं तो वहाँ इनकी जो है पालन पोषण एक ग्वाले के द्वारा किया जाता है। कुछ समय बाद इनका लालन पालन जो है एक शिकारी के द्वारा किया जाता है। एक दिन ऐसा होता है कि चाणक्य या कौटिल्य इन्हें जो है बचपन में खेलते हुए देखते हैं और ये खेल खेल में जो है न्याय दिया करते थे। इनकी जो चंद्रगुप्त मौर्य की जो न्याय देने की योग्यता जब चाणक्य ने देखी थी तो उससे वो बहुत प्रभावित हुए थे। तो चाणक्य ने जो उसी दिन ये निर्णय लिया था कि मैं जो है चंद्रगुप्त मौर्य को अपने साथ ले जाऊंगा और इसको कई तरह की शिक्षाएं देकर के इसको एक योग्य व्यक्ति, एक योग्य शासक बनाने की कोशिश करूंगा। इसके पीछे मैंने आपको कारण बताया था कि ऐसा चाणक्य के मन में क्यों आया था, क्योंकि चाणक्य को जो है घनानंद के द्वारा अपमानित किया गया था और उनको उनके दरबार से जो है निष्कासित कर दिया गया था। तो यही कारण रहा था कि चाणक्य ने चंद्रगुप्त मौर्य को बचपन में ही जो है उसको पाटलिपुत्र से ये तक्षशिला ले गए थे और वहाँ ले जा करके इनको कई प्रकार की दीक्षाएं, शिक्षाएं दी और इनको एक योद्ध शासक भी बनाया। तो ये तो था इनका प्रारंभिक जीवन। और जैसा कि हमने देखा था कि 322 ईसा पूर्व में चंद्रगुप्त मौर्य ने घनानंद को पराजित किया था और यहाँ से मौर्य वंश की स्थापना भी कर दी थी। अब हमने देखा भारतीय इतिहास में चंद्रगुप्त मौर्य जो है एक बहुत ही महान शासक बन के उभरे थे। महान शासक हम लोग इनको क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा भारत में एक श्रेष्ठ प्रशासन की नींव रखी गई थी। इस प्रकार का प्रशासन हमें भारतीय इतिहास में इससे पहले कभी नहीं देखने को मिला है। यहाँ केंद्रीय प्रशासन से लेकर के यदि हम बात करें, साम्राज्य जो है प्रांतों में विभाजित किया गया था। प्रांतों को विषयों को गांवों में और गांवों को ग्रामीण में विभाजित किया गया था। जिस तरह से आज हम लोग देखते हैं कि हमारा देश है, फिर हमारे पास राज्य है, राज्य जो है हमारे संभागों में विभाजित हैं, संभाग जो है हमारे जिलों में और जिले जो हैं इस तरह से तहसील और गांव में हमें एक ये डिवीजन इस तरह से देखने को मिलता है, एक हायरार्की हमको देखने को मिलती है। इसी तरह से हमने ये देखा था कि मौर्य प्रशासन में भी इस तरह का हमको एक हायरार्किकल स्ट्रक्चर देखने को मिलता है। इसके अलावा मौर्य प्रशासन में चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा कई तरह के पदाधिकारियों की नियुक्ति की गई, जिनके द्वारा के हमको देखने को मिला कि मौर्य साम्राज्य में एक बहुत श्रेष्ठ प्रशासन स्थापित हुआ। यही नहीं, चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा मौर्य साम्राज्य की क्षेत्रीय सीमाओं में भी अत्यधिक विस्तार किया गया। इस विस्तार की अगर हम बात करें तो उत्तर में कश्मीर तक, पूर्व में यदि हम देखें तो बंगाल तक, पश्चिम में हम बात करें तो ये ईरान, अफगानिस्तान तक, और अगर हम साउथ की, दक्षिण की बात करें तो मैसूर, कर्नाटक तक ये इनके क्षेत्र का विस्तार हो चुका था। यही नहीं, चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा
305 ईसा पूर्व में सेल्यूकस निकेटर को भी पराजित किया गया था और विदेशों से संबंध स्थापित किए गए थे। तो चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में यदि हम लोग बात कर रहे हैं तो कुछ इतिहासकार ऐसे रहे जिन्होंने चंद्रगुप्त मौर्य को सेंड्रोकोट्स कहा है। उनमें जो है जस्टिन और स्ट्रैबो थे जिनके द्वारा चंद्रगुप्त मौर्य को सेंड्रोकोट्स कहा गया है। और यहाँ मैं बात कर रहा हूँ एरियन और प्लूटार की, इन्होंने चंद्रगुप्त मौर्य को एंड्रोकोट्स कहा है। लेकिन जब हम बात करते हैं हमारे पुराण या बौद्ध ग्रंथों की, जैन ग्रंथों की, तो पुराणों में जो है चंद्रगुप्त मौर्य को निम्न कुल का बताया गया है। अगर हम बात करें ब्राह्मण ग्रंथों की तो चंद्रगुप्त मौर्य को शूद्र कहा गया है। वहीं बौद्ध और जैन ग्रंथों में चंद्रगुप्त मौर्य को क्षत्रिय कहा गया है और इसी प्रकार से प्लूटार्क और जस्टिन ने जो है इनको निर्धन कुल का बताया है। तो ये डिफरेंट ओपिनियन मिली, जैसा कि मैंने आपको बताया कि इनके इतिहास के बारे में कुछ ठोस प्रमाण नहीं थे, तो सब लोगों ने, सारे इतिहासकारों ने अपने अपने आकलन या जो ग्रंथ हमको मिले हैं उसमें उन्होंने अपने अपने विचार व्यक्त किए हैं। इसके अलावा हम बात करें चंद्रगुप्त मौर्य की, तो चंद्रगुप्त मौर्य एक ऐसा शासक था जिसने दक्षिण में भी अपने साम्राज्य का विस्तार किया था। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि दक्षिण में इनका साम्राज्य जो है मैसूर कर्नाटक तक था। अब आप पूछेंगे कि इनकी जानकारी हमें कहाँ से मिलती है, तो दो तमिल ग्रंथ मैं यहाँ पर बताऊंगा, एहनानूर और मुरनानूर है, जिनसे जो है हमें ये जानकारी प्राप्त होती है कि चंद्रगुप्त मौर्य का जो है साम्राज्य विस्तार दक्षिण तक भी था। इसके अलावा चंद्रगुप्त मौर्य का, जैसा कि मैंने आपको बताया था, 305 ईसा पूर्व में सेल्यूकस निकेटर के साथ युद्ध हुआ था। इस युद्ध में चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस निकेटर को पराजित किया था और यहाँ दोनों के बीच में एक संधि होती है। चंद्रगुप्त मौर्य सेल्यूकस निकेटर की पुत्री से विवाह करते हैं। सेल्यूकस निकेटर जो है चंद्रगुप्त मौर्य से, या आप कह सकते हैं चंद्रगुप्त मौर्य जो है सेल्यूकस निकेटर को 500 हाथी उपहार में देते हैं और उसके बदले में सेल्यूकस निकेटर जो है चंद्रगुप्त मौर्य को कंधार, काबुल, एरियाना और जेड्रोसिया, इन एरियाज के कुछ हिस्से जो है, कुछ भाग जो है, ये चंद्रगुप्त मौर्य को दे देते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य अपने अंतिम जीवन के फेज में जो है, चरण में, ये जो है जैन जो मुनि थे, भद्रबाहु जो थे, उनके साथ ये साउथ दक्षिण में श्रवण बेलगुला चले जाते हैं, उनसे दीक्षा लेते हैं और एक लंबे उपवास के बाद जो है ये अपना देह त्याग, अपने जीवन का त्याग कर देते हैं। तो 298 ईसा पूर्व में चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु हो जाती है और इसके पश्चात जो है इनके जो बेटे थे, इनके पुत्र थे, बिंदुसार जो है वो मौर्य साम्राज्य के शासक बन जाते हैं। तो यहाँ से अब हम लोगों को बिंदुसार के बारे में देखना होगा। तो बिंदुसार का जो शासन काल है वो 298 ईसा पूर्व से 273 ईसा पूर्व देखने को मिलता है। बिंदुसार को अमित्रोच्चैट्स या अमित्रघात भी कहा गया है, शत्रुओं का नाश करने वाला, ऐसा हमें ग्रीक लेखकों में देखने को मिलता है। अगर हम वायु पुराण की बात करें तो बिंदुसार को मदरसार कहा गया है। और अगर हम लोग जैन ग्रंथ की बात करें तो बिंदुसार को जो है सिंह सेन कहा गया है। एक बहुत महत्वपूर्ण बात हमको यहाँ देखने को मिलती है, हमने देखा था चंद्रगुप्त मौर्य के शासन काल में ही मौर्य साम्राज्य के जो संबंध है वो विदेशों से स्थापित हो चुके थे। तो बिंदुसार के राज्य में दो प्रमुख जो है राजदूत आते हैं, एक का नाम था डायमेकस और दूसरे थे डायनोसियस। डायमेकस जो है ये राजदूत जो है एंटियोकस नाम के राजा के द्वारा भेजा गया था इनके दरबार में, और जो डायनोसियस थे वो फिलाडेल्फस, टॉलमी फिलाडेल्फस के द्वारा इनके राज दरबार में भेजे गए थे। एक और बहुत महत्वपूर्ण हमको तथ्य और यह बात जो है बिंदुसार के बारे में देखने को मिलती है, ये ऐसा एक पत्र व्यवहार एथेनियस के द्वारा एक हमको देखने को मिलता है। ये एथेनियस के द्वारा ये बताया गया था कि बिंदुसार और एंटियोकस प्रथम के बीच में एक पत्र व्यवहार होता है जिसमें बिंदुसार के द्वारा जो है एंटियोकस से 3 चीज़ों की मांग की जाती है। एक थी मीठी मदिरा, दूसरी थी सूखी अंजीर और तीसरा था एक दार्शनिक। तो प्रथम 2 चीज़ें जो है मीठी मदिरा और सूखी अंजीर तो एंटियोकस के द्वारा बिंदुसार को भिजवा दिए गए थे, लेकिन दार्शनिक नहीं भिजवाया गया था क्योंकि उनका उसमें कहना था कि हम लोग जो है दार्शनिक का विक्रय नहीं करते हैं। तो इस प्रकार जो है
273 ईसा पूर्व में बिंदुसार की मृत्यु होती है और इसके बाद जो हमें अशोक का शासनकाल देखने को मिलता है। अशोक का शासनकाल 269 ईसा पूर्व से 232 ईसा पूर्व देखने को मिलता है। अशोक के बारे में सिंगली अनुश्रुति से हमको ये ज्ञात होता है कि उसने अपने 99 भाइयों को वध किया था और उसके बाद वो जो है शासक बना था। अशोक के प्रारंभिक जीवन के बारे में हमें जानकारी दिव्य वरदान से प्राप्त होती है। अशोक के 2 प्रमुख अभिलेख हमें प्राप्त होते हैं। एक अभिलेख हमें रायचूर कर्नाटका से प्राप्त होता है, जिसे हम लोग मास्की अभिलेख के नाम से जानते हैं, और दूसरा अभिलेख जिसकी मैं बात कर रहा हूँ यहाँ गुर्जरा अभिलेख, जो कि दतिया मध्य प्रदेश से प्राप्त होता है हमें। इन दोनों अभिलेखों से, मास्की और गुर्जरा अभिलेख से, हमें अशोक का नाम अशोक पता पड़ता है। अशोक ने खुद ही जो 2 उपाधियां जो उसको बहुत प्रिय थी, देवनाम प्रिय और देवनाम प्रियदर्शी, ये दोनों उपाधियां अशोक की थी। ये उसको बहुत प्रिय थी, दोनों उपाधियां, देवनाम प्रिय और देवनाम प्रियदर्शी। अशोक के जीवन काल में एक बहुत बड़ा, आप कह सकते हैं, यू टर्न आता है। हम बात कर रहे हैं यहाँ पर कलिंग युद्ध की, 261 बीसी की। 261 ईसा पूर्व में अशोक का कलिंग युद्ध होता है। हाथी गुम्फा अभिलेख से हमें यह ज्ञात होता है कि कलिंग में जो शासक था वो नंदराज नाम का व्यक्ति था। कलिंग युद्ध क्यों हुआ, कलिंग पर आक्रमण अशोक के द्वारा क्यों किया गया, तो इसकी हमें जानकारी मिलती है। अगर हम बात करें कौटिल्य के अर्थशास्त्र की, तो कौटिल्य के अर्थशास्त्र में कौटिल्य द्वारा ये वर्णन किया गया है कि चूंकि हाथी यहाँ बहुत थे और अच्छे हाथी यहाँ पाए जाते थे, तो हाथियों के लिए जो है कलिंग पर अशोक के द्वारा आक्रमण किया गया था। लेकिन अगर हम पिल्ली की बात करें तो पिल्ली ने ऐसा बताया है कि चूंकि कलिंग जो है व्यापार और व्यवसाय की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट था, इसीलिए जो है अशोक ने जो है कलिंग पर आक्रमण किया था। तो कलिंग युद्ध के बाद जो है यहाँ अशोक का हृदय परिवर्तन होता है और अशोक ने जो है इसके बाद बौद्ध धर्म अपना लिया था। तो चूंकि कलिंग युद्ध में काफी ज्यादा लोग, लाखों लोग जो है मारे काटे गए थे, तो इस हृदय विदारक दृश्य को देखने के बाद अशोक का हृदय परिवर्तन होता है और अशोक जो है यहाँ से बौद्ध धर्म अपना लेता है और उपगुप्त, मोगलीपुत्र, तिस्स और निग्रोध नामक भिक्षुओं से जो है वो दीक्षा प्राप्त करता है। इसके पश्चात जो है अशोक ने अपनी धम्म की व्याख्या दी थी और अपनी प्रजा और लोगों से जो है धम्म अपनाने का आग्रह भी किया था। उसने अपने कई अभिलेखों के द्वारा जो है धम्म की व्याख्या दी, लोगों को आपस में जो है प्यार के साथ रहने का आग्रह भी किया, एक दूसरे के साथ सामंजस्य बनाने का आग्रह किया कि आप लोगों को किस तरह का जीवन व्यतीत करना है। अशोक के अभिलेखों की हम बात करें तो 1750 में टिफन टेलर नाम के व्यक्ति ने इनके बारे में पता किया था और 1837 में जेम्स प्रिंसेप नाम के व्यक्ति ने इन अभिलेखों को पढ़ने में सफलता प्राप्त करी थी। तो आइए अब हम लोग डिटेल में मौर्य साम्राज्य, मौर्य वंश के बारे में पढ़ते हैं और यहाँ से जो महत्वपूर्ण तथ्य हैं जो कि एग्जाम से पूछे जाते हैं या आ चुके हैं, वो मैं आपको बताता जाऊंगा। आप उन सभी तथ्यों को नोट भी करते जाएं, याद भी करते जाएं। तो आइए देखते हैं हम लोग अब मौर्य साम्राज्य के बारे में। तो जैसा कि सबसे पहला प्रश्न उठता है कि जो मौर्य साम्राज्य था, है ना, इसका शासनकाल क्या था। इसका समय हमको देखने को मिलता है 322 ईसा पूर्व से 185 ईसा पूर्व के बीच में। तो पहला क्वेश्चन ही बनता है कि मौर्य साम्राज्य के इतिहास के बारे में हमें जानकारी कहाँ से प्राप्त होती है। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं साहित्यिक स्रोतों की। तो हम बात करेंगे यहाँ पर सबसे पहले ब्राह्मण ग्रंथों की, ब्राह्मण साहित्यों की। तो हम बात करेंगे, हमें पुराण से जो है मौर्य साम्राज्य के बारे में जानकारी मिलती है। अगर हम बात करें कौटिल्य के अर्थशास्त्र की, तो ये सबसे महत्वपूर्ण रहा है और इससे हमें काफी मौर्य साम्राज्य के बारे में काफी जानकारी मिलती है। हम बात करेंगे मेगस्थनीज की इंडिका की, इससे भी हमें जानकारी प्राप्त होती है। हम बात करेंगे पतंजलि के महाभाष्य की, तो इससे भी हमें जानकारी मिलती है पतंजलि के महाभाष्य से। और विशाखदत्त का जो मुद्रा राक्षस है, इससे भी हमें मौर्य साम्राज्य के बारे में जानकारी मिलती है। सोमदेव का जो कथा सरित सागर है और क्षेमेंद्र का जो है बृहत कथा मंजरी है, इससे हमें मौर्य साम्राज्य के बारे में जानकारी मिलती है। अब हम बात करते हैं बौद्ध ग्रंथों की।
तो बौद्ध ग्रंथ में हम बात करेंगे दीपवंश, महावंश और दिव्य बदान। इनसे जो है हमें मौर्य साम्राज्य के बारे में जानकारी मिलती है। और हम बात करते हैं जैन ग्रंथ की, तो बहुत फेमस है कल्पसूत्र, जो कि भद्रबाहु द्वारा लिखा हुआ है, और हेमचंद्र का जो है परिशिष्ट वर्मन जो है, इससे हमें मौर्य साम्राज्य की जानकारी मिलती है। इसके अलावा अगर हम बात करें पुरातात्विक स्रोतों की, तो हम बात करेंगे अशोक के अभिलेखों की, स्तूपों की और गुहा लेखों की, मृदभांड आदि की। तो ये तो था जो कि मैंने आपको बताया। अब यहाँ से प्रश्न किस तरह के आते हैं कि आपसे ये भी पूछ लिया जाता है कि इंडिका किसने लिखी है, तो आपको बताना होगा ये मेगस्थनीज की लिखी हुई है। मुद्रा राक्षस किसके द्वारा है, तो ये विशाखदत्त ने लिखी है। और अर्थशास्त्र ये कौटिल्य के द्वारा लिखा हुआ है। सोमदेव, तो कथा सरित सागर जो है सोमदेव ने लिखी है। और वृहद कथा मंजरी जो है ये क्षेमेंद्र के द्वारा लिखी हुई है। तो ये आपको याद रखना है कि कौन सा किसके द्वारा लिखा हुआ है, कौन सी राइटिंग किसकी है, ये सारी चीजें आपको याद रखना होंगी। तो आइए हम लोग अब चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में पढ़ते हैं, जो कि मौर्य साम्राज्य का प्रथम शासक हुआ। जब हम चंद्रगुप्त मौर्य की बात करते हैं तो इनका जो शासन काल था वो 322 ईसा पूर्व से 298 ईसा पूर्व देखने को मिलता है। अब हम लोग पहले देखते हैं चंद्रगुप्त मौर्य के प्रारंभिक जीवन के बारे में। तो चंद्रगुप्त मौर्य के प्रारंभिक जीवन के बारे में हमें कोई विशेष जानकारी प्राप्त नहीं होती है। कुछ इतिहासकारों ने ऐसा बताया है कि चंद्रगुप्त मौर्य की माता जब उनके पति की मृत्यु हो जाती है तो वे उत्तर प्रदेश से पाटलिपुत्र आ जाती हैं, और पाटलिपुत्र में आने के बाद यहाँ चंद्रगुप्त मौर्य का जन्म होता है। तो शुरुआत में जो है चंद्रगुप्त का लालन पालन एक ग्वाले के द्वारा किया जाता है, और बाद में इनका लालन पालन एक शिकारी के द्वारा किया जाता है। बचपन में ही चंद्रगुप्त मौर्य जब खेल रहे थे तो खेल खेल में ही ये न्याय देने का खेल किया करते थे। तो इनके न्याय देने की योग्यता जो है चाणक्य ने देखी, और उन्होंने ये देखा कि ये तो बहुत ही योग्य व्यक्ति है। तो इन्होंने ये डिसाइड किया कि मैं जो है चंद्रगुप्त मौर्य को अपने साथ तक्षशिला ले जाऊंगा, और यहाँ इसको जो है कई तरह की शिक्षाएं दूंगा, और इसको एक योग्य शासक बनाऊंगा। तो ऐसा सोचने के बाद चाणक्य जो है चंद्रगुप्त मौर्य को तक्षशिला ले आते हैं, और वहाँ इनको जो है कई युद्ध कलाओं में और शिक्षाओं में निपुण बनाते हैं। तो ऐसा चाणक्य के द्वारा क्यों किया जाता है, तो मैंने आपको दो कारण बताए थे कि घनानंद के द्वारा जो है चाणक्य को अपमानित किया गया था, और दूसरा कारण था कि ये ग्रीक आक्रमणकारी जो भारत में थे उनको ये बाहर निकालना चाहते थे। तो पहला घनानंद को हराना चाहते थे, पदच्युत करना चाहते थे, और दूसरा ग्रीक आक्रमणकारियों को भारत से बाहर करना चाहते थे। इन दो कारणों के तहत जो है इन्होंने चंद्रगुप्त मौर्य को इस प्रकार की शिक्षाएं दी, एक योग्य शासक बनाया, और चंद्रगुप्त मौर्य ने घनानंद को पराजित किया, और यहाँ से मौर्य साम्राज्य की स्थापना हो जाती है। चंद्रगुप्त मौर्य को भारत में एक महान शासक माना जाता है। ऐसा क्यों माना जाता है, क्योंकि चंद्रगुप्त मौर्य ने भारत में एक श्रेष्ठ शासन की नींव रखी। तो यहाँ हमको देखने को मिलता है कि मौर्य प्रशासन एक बहुत उत्तम प्रशासन था। नवीन पदाधिकारियों की नियुक्ति की गई थी चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा, और हमें एक विशेष व्यवस्था देखने को मिलती है कि जो साम्राज्य थे वो प्रांतों में विभाजित थे। तो साम्राज्य का जो है देखरेख जो है राजा के द्वारा किया जाता था, लेकिन जो प्रांत थे उनकी देखरेख उनके कुमार के द्वारा की जाती थी। जैसा कि हमने देखा था कि अशोक, अभी हम अशोक के बारे में जब पढ़ेंगे तो हमने देखा कि अशोक जो है जब शासक बना था उसके पहले वह अवंती का राज्यपाल हुआ करता था। तो जो प्रांत थे वे विषयों में विभाजित थे, तो विषय के जो मुखिया होते थे वे विषयपति ही कहलाते थे, और विषय जो है गांव में विभाजित थे, और गांव जो है वे ग्रामीणों में विभाजित थे। तो इस तरह की एक विशेष व्यवस्था देखने को मिली। इस समय सैन्य व्यवस्था भी थी, एक कठोर हमें न्याय व्यवस्था भी देखने को मिली मौर्य साम्राज्य में। गुप्तचर व्यवस्था भी हमें बहुत अच्छी देखने को मिलती है, जिनको कि हम हमारे दूसरे अगले वीडियो में, मौर्य साम्राज्य का जो मेरा दूसरा वीडियो आएगा उसमें मैं आपके साथ मौर्य प्रशासन को डिटेल में डिस्कस करने वाला हूं, तो उसको प्लीज आप लोग देखना नहीं भूलें। इसके अलावा इनको महान शासक और क्यों कहा गया, क्योंकि इनके द्वारा जो है भारतीय सीमाओं का विस्तार किया गया। तो हमने देखा कि चंद्रगुप्त मौर्य ने भारत का क्षेत्रीय विस्तार किया, और हमें ये देखने को मिला कि भारत जो है ईरान और अफगानिस्तान तक हमारी जो है सीमाएं पहुंच गई थी। अगर हम पूर्व की बात करें, उत्तर की बात करें, तो भारत इनकी जो क्षेत्रीय सीमाएं थी वे कश्मीर तक थी। पूर्व की बात करें
तो बंगाल तक थी, और अगर हम दक्षिण की बात करें तो इनकी क्षेत्रीय सीमाएं जो है मैसूर कर्नाटक तक भी पहुंच गई थी। अब इनके बारे में ऐसा पढ़ने में आता है कि स्ट्रैबो और जस्टिन ने इनको सेंड्रोकोट्स कहा था, और एरियन और प्लूटार्क ने चंद्रगुप्त मौर्य को एंड्रोकोट्स कहा था। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं दोस्तों एग्जाम्स में, कि क्वेश्चन आपको इस तरह से भी पूछा जाते हैं कि सेंड्रोकोट्स किसको बोला गया है। तो आपको कई शासकों के नाम दे दिए जाएंगे, बिंदुसार, चंद्रगुप्त, अजातशत्रु, अशोका, समुद्रगुप्त एटसेट्रा। यह एंड्रोकोट्स किसको कहा जाता है, या इस तरह से किसके द्वारा कहा गया था, स्ट्रैबो जस्टिन के द्वारा सेंड्रोकोट्स कहा गया था, और एरियन और प्लूटार्क के द्वारा एंड्रोकोट्स कहा गया था चंद्रगुप्त मौर्य को। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब जैसा कि मैंने आपको बताया था कि चंद्रगुप्त मौर्य के इतिहास के बारे में हमारे पास कुछ विशेष जानकारी नहीं है कि वो किस कुल से थे, किस वंशज से थे। तो अलग अलग स्रोतों से हमें उनके बारे में अलग अलग प्रकार की जानकारियां मिलती हैं। तो हमें ब्राह्मण जो ग्रंथ थे उसमें, जो ब्राह्मण साहित्य थे उसमें चंद्रगुप्त मौर्य को शूद्र बताया गया है। अगर हम बात करें बौद्ध और जैन ग्रंथों की तो उसमें इनको जो है क्षत्रिय बताया गया है, ये क्षत्रिय कुल के थे, ऐसा बौद्ध और जैन ग्रंथ बताते हैं। और अगर हम बात करते हैं विशाख दत्त की जो मुद्रा राक्षस है, या हम बात करें विष्णु पुराण की, तो इसमें जो है चंद्रगुप्त मौर्य को निम्न कुल का बताया गया है। वहीं प्लूटार्क और जस्टिन ने इनको निर्धन कुल का बताया है। तो ये अलग अलग व्यूज आते हैं। ये मेरा आपको बताने का उद्देश्य ये है कि इनके हमको इतिहास के बारे में कुछ विशेष जानकारी नहीं थी कि किस कुल से थे, या इनका क्या वंश था, शूद्र थे या क्षत्रिय थे। तो ऐसा हमको अलग अलग स्रोतों से इनके बारे में जानकारी मिलती है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में। और जैसा कि मैंने आपको अभी भी बताया था कि इनका जो साम्राज्य विस्तार था वो काफी लंबा चौड़ा हो चुका था। ये देखिए मैंने यहाँ पर एक मैप आपको दिया हुआ है, इस मैप को आप लोग देखिए ध्यान से। इस मैप में जैसा कि हम लोग देख रहे हैं कि पूर्व में हमें इनका क्षेत्र विस्तार बंगाल तक देखने को मिलता है। पश्चिम की यदि हम बात करें तो ईरान अफगानिस्तान तक हमें इनका क्षेत्रीय विस्तार देखने को मिलता है। और अगर हम दक्षिण की बात करें तो हमें जो है मैसूर कर्नाटका तक देखने को मिलता है। और अगर हम उत्तर की बात करें तो हमें कश्मीर तक इनके क्षेत्र का विस्तार देखने को मिलता है। इसीलिए जो है चंद्रगुप्त मौर्य को एक महान शासक कहा गया। अब क्षेत्र विस्तार करने में क्यों ये सक्षम थे, क्योंकि इनके पास आप कह सकते हैं एक अच्छी प्रशासनिक क्षमता थी, अच्छे योद्धा तो थे ही, अच्छे कूटनीतिक भी थे इत्यादि। तो जैसा कि अभी हमने देखा था कि इनका जो है क्षेत्र विस्तार हमें दक्षिण तक देखने को मिलता है। अब क्वेश्चन ये बनता है कि चंद्रगुप्त मौर्य का जो क्षेत्रीय विस्तार दक्षिण तक हुआ था तो उसकी जानकारी हम लोगों को कहाँ से प्राप्त होती है। तो उसके लिए हम लोग दो तमिल ग्रंथों की बात करते हैं, ऐनानूर और मुर्नानूर की। ये दोनों तमिल ग्रंथ हैं और इनसे हमें जानकारी प्राप्त होती है कि चंद्रगुप्त मौर्य का जो है क्षेत्रीय विस्तार दक्षिण तक भी हो चुका था। और हमें अशोक के अभिलेखों से भी ये ज्ञात होता है कि इन्होंने जो है दक्षिण के कुछ राज्यों को भी जीता रहा है। चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में एक बहुत कहना चाहिए इतिहास में एक अच्छा युद्ध हुआ था 305 ईसा पूर्व में, जो कि सेल्यूकस निकेटर और चंद्रगुप्त मौर्य के बीच में हुआ था। मैंने आपको अच्छा क्यों कहा, बड़ी विशेष बातें इसमें हमको देखने को मिलती हैं कि सेल्यूकस निकेटर को चंद्रगुप्त मौर्य ने पराजित तो कर दिया था। ये देखिए सेल्यूकस निकेटर है, इसको चंद्रगुप्त मौर्य ने पराजित भी कर दिया था। लेकिन इसके बाद इनके बीच में वैवाहिक संधि हो जाती है। चंद्रगुप्त मौर्य जो है सेल्यूकस निकेटर की पुत्री से विवाह कर लेते हैं, ऐसा हमको कई स्रोतों से ज्ञात होता है। और चंद्रगुप्त मौर्य जो है सेल्यूकस निकेटर को 500 हाथी उपहार में देते हैं। बदले में सेल्यूकस निकेटर जो है चंद्रगुप्त मौर्य को कुछ क्षेत्र जैसे काबुल, कंधार, आपका एरियाना और जेड्रोसिया, ये क्षेत्र जो है ये चंद्रगुप्त मौर्य को उपहार में देते हैं। देखिए आप यहाँ मैप में मैं क्षेत्रों को दिखा रहा हूँ। ये जेड्रोसिया है, ये अराकोसिया वाला क्षेत्र है, ये आपका कंधार वाला रीजन है। तो ये जो है ये काबुल वाला रीजन है आपका, है ना। इन क्षेत्रों को जो है सेल्यूकस निकेटर जो है चंद्रगुप्त मौर्य को दे देते हैं।
तो ये तो था आपका कि क्या हुआ था इस संधि में। एक और विशेष बात देखने को मिलती है कि सेल्यूकस निकेटर के जो राजदूत थे मेगास्थनीज, इनको जो है सेल्यूकस निकेटर चंद्रगुप्त मौर्य के राज दरबार में भेज देते हैं। तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम्स में कि मेगास्थनीज जो है वो किसके दरबार में गया था, तो आपको क्या लगाना होगा, चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में गया था। किसके द्वारा भेजा गया था, तो सेल्यूकस निकेटर के द्वारा भेजा गया था। तो ये क्वेश्चन यहां से मेगास्थनीज से बनता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कई बार एग्जाम्स में आया है, इसको ध्यान में रखिएगा आप लोग। चंद्रगुप्त मौर्य जो है अपने अंतिम जीवन के चरण में भद्रबाहु से जैन धर्म की दीक्षा लेते हैं और ये श्रवण बेलगोला मैसूर चले जाते हैं और यहाँ पहुंच करके उपवास के द्वारा जो है 298 ईसा पूर्व में अपना शरीर त्याग देते हैं। तो ये 298 ईसा पूर्व में चंद्रगुप्त मौर्य की जब मृत्यु हो जाती है तो इसके बाद इनके पुत्र जो हैं बिंदुसार मौर्य वंश के शासक बनते हैं। बिंदुसार का जो शासन काल है ये 298 ईसा पूर्व से 273 ईसा पूर्व देखने को मिलता है। तो हमने देखा था कि मौर्य साम्राज्य का जो पूरा शासन काल है वह है 322 ईसा पूर्व से 185 ईसा पूर्व तक। इसमें चंद्रगुप्त मौर्य का जो शासन काल देखने को मिला वह है 322 ईसा पूर्व से 298 ईसा पूर्व। और अब हम बात कर रहे हैं बिंदुसार की, तो बिंदुसार का जो शासन काल है वह है 298 ईसा पूर्व से 273 ईसा पूर्व तक। तो बिंदुसार को अमित्रघात यानी शत्रु का विनाश करने वाला और अमित्रोचैट्स ये ऐसा ग्रीक लेखकों में, यूनानी लेखकों में कहा गया है। तो ये दोस्तों ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम्स में आ चुका है कि अमित्रोचैट्स या अमित्रघात किसे कहा गया है। तो ऑप्शंस में आपको कई शासकों के नाम दे दिए जाएंगे, अजातशत्रु, बिंदुसार, अशोक वगैरह वगैरह। तो बिंदुसार के लिए अमित्रघात या आप कह सकते हैं अमित्रोचैट्स ये नाम जो है ग्रीक लेखकों में दिया गया है। इसी प्रकार से अगर हम बात करें वायु पुराण की, इसमें जो है बिंदुसार के लिए मदरसार उपयोग किया गया है और जैन ग्रंथों में बिंदुसार के लिए सिंह सेन का इस्तेमाल किया गया है। तो ये क्वेश्चन आपके लिए, एक ये वाला क्वेश्चन और एक ये वाला क्वेश्चन, ये दोनों एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। अगर आप लोग नोट नहीं कर पाए हैं तो प्लीज इसको नोट कर लीजिए। अमित्रघात इसका अर्थ होता है शत्रु विनाशक और अमित्रोचैट्स ये यूनानी लेखकों में है और जैन ग्रंथ में बिंदुसार के लिए सिंह सेन बोला गया है। बिंदुसार के समय में दो प्रमुख राजदूत जो हैं उनके दरबार में पहुंचे थे। एक को हम लोग कहते हैं डायमेकस, जिसको कि एंटियोकस के द्वारा भेजा गया था और ऐसा जो है स्ट्रैबो ने कहा है। तो राजदूत, ये क्वेश्चन बड़े इंपॉर्टेंट है दोनों कि डायमेकस जो है किसके राज दरबार में आया था, तो आपको टिक करना है कि ये बिंदुसार के राज दरबार में आया था। तो किसके द्वारा भेजा गया था, तो ये एंटियोकस के द्वारा भेजा गया था। अब दूसरे राजदूत की हम बात कर रहे हैं जिसका नाम है डायनोसियस। तो डायनोसियस जो है टालमी टू फिलाडेल्फस के द्वारा भेजा गया था, ये मिस्र का शासक था और ऐसा जो है हमें पिलनी के द्वारा पता पड़ता है। तो ये दोनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बनते हैं, इसको आप लोग अच्छे से देख लीजिए, नोट कर लीजिए। डायमेकस और डायनोसियस ये दो राजदूत रहे हैं जो कि बिंदुसार के राज दरबार में आए थे। एक को, डायमेकस को एंटियोकस के द्वारा बिंदुसार के दरबार में भेजा गया था। दूसरा जो था डायनोसियस, इसको टालमी टू फिलाडेल्फस जो कि मिस्र का शासक था, इसके द्वारा भेजा गया था। बिंदुसार के बारे में एक बहुत इंपॉर्टेंट हमको बात पता पड़ती है कि बिंदुसार ने एंटियोकस से 3 चीजें मांगी थी, मीठी मदिरा, सूखी अंजीर और एक दार्शनिक। तो यहाँ पे मैं बात करूंगा एथिनियस की। एथिनियस नामक एक यूनानी लेखक था जिसने बिंदुसार और सीरिया शासक एंटियोकस के बीच एक मैत्रीपूर्ण पत्र व्यवहार हुआ था उसका विवरण दिया था। तो अगर ये पूछा जाए कि जो पत्र व्यवहार हुआ था उसका विवरण किसने दिया है, तो ये था एथिनियस नाम का व्यक्ति। तो हम किसकी बात कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं बिंदुसार और एंटियोकस की, जो सीरिया का शासक था। ये भी याद रखना आपको, ये शासक कहाँ का था, ये सीरिया का शासक था। तो इन दोनों के बीच में एक पत्र व्यवहार होता है जिसमें बिंदुसार के द्वारा एंटियोकस से इन 3 चीजों की मांगे की जाती हैं। एक थी मीठी मदिरा, दूसरी थी सूखी अंजीर और तीसरी क्या थी, एक दार्शनिक। तो ऐसा बताया जाता है कि एंटियोकस ने पहली 2 चीजें मीठी मदिरा और सूखी अंजीर तो भेज दी थी
लेकिन दार्शनिक देने से मना कर दिया था, जिसमें इनका कहना था एंटियोकस का कि दार्शनिक जो है हम लोग विक्रय नहीं करते हैं, इनको हम आपको नहीं भेज सकते हैं। तो ये बात आप लोग याद रखिएगा कि इसका जो ये विवरण हमको मिलता है वो एथिनियस के द्वारा मिलता है, और ये इन दोनों के बीच में, तो एंटियोकस और बिंदुसार के बीच में इस तरह की का पत्र व्यवहार हुआ था। अब बिंदुसार के समय में ही तक्षशिला में एक विद्रोह भी हुआ था। तो बिंदुसार का जो बड़ा पुत्र था सुसीम, उसके बुरे प्रशासन के कारण, है ना, तक्षशिला में विद्रोह हुआ था। तो उसके लिए पहले सुसीम को भेजा था, जो कि असफल रहा था, और बाद में अशोक को भेजा था उसका विद्रोह का दमन करने के लिए। तो अशोक जो है सफल हो गया था तक्षशिला में विद्रोह को दबाने में। तो यहां से हमको ये पता पड़ता था कि अशोक जो है एक योग्य शासक है। तो बिंदुसार की मृत्यु के बाद अब मौर्य साम्राज्य, मौर्य वंश का शासक बना अशोक, जिसका कि शासन काल जो है 269 ईसा पूर्व से 232 ईसा पूर्व देखने को मिलता है। तो इनका राज्याभिषेक जो है 4 वर्ष बाद हुआ था, इसीलिए 272 की जगह 273 की जगह 269 बीसी में शासक बनते हैं। इनके बारे में हमें सिंगली अनुश्रुति से ये पता चलता है कि 99 भाइयों का वध करने के बाद जो है ये शासक बने थे। इनके प्रारंभिक जीवन के बारे में हमें जानकारी देवीपदान और सिंगली अनुश्रुति से ही मिलती है। तो ये दो अलग अलग क्वेश्चन हो गए आपके कि 99 भाइयों को वध करने की जानकारी तो सिंगली अनुश्रुति से मिलती है हमको, है ना। और दूसरा क्वेश्चन बन गया कि अगर अशोक के प्रारंभिक जीवन के बारे में आपसे पूछा जाए तो इनके प्रारंभिक जीवन के बारे में हमें दिव्यपदान और सिंगली अनुश्रुति से जानकारी प्राप्त होती है। एक और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, अशोक का नाम अशोक हमें कहां से प्राप्त होता है। तो यहां हम बात करेंगे मास्की और गुर्जरा अभिलेखों की। तो ये जो मास्की का अभिलेख है ये रायचूर कर्नाटका में है, और ये जो गुर्जरा का अभिलेख है ये दतिया मध्य प्रदेश में है। तो इन दो अभिलेखों से हमको सबसे पहले पता पड़ता है कि इनका नाम क्या था, अशोक नाम था। तो मास्की और गुर्जरा अभिलेख का ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम्स में आ भी चुका है। इसके अलावा अशोक का नाम अशोक वर्धन है, ये हमें कहां से मिलता है, पुराण से मिलता है। तो ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट बनता है कि अशोक वर्धन नाम जो हमें ये कहां से पता पड़ता है, तो पुराणों से पता पड़ता है। अब अशोक के दो प्रिय उपाधियां थी, एक थी देवनाम प्रिय और दूसरी थी देवनाम प्रियदर्शी। तो हम यह बात करते हैं कि ईरानी शासक था दारा प्रथम, तो उससे प्रभावित होकर के ये दोनों उपाधियां अशोक के द्वारा ली गई थी। तो एग्जाम में आपको क्वेश्चन कैसा आता है कि देवनाम प्रिय या देवनाम प्रियदर्शी उपाधि किसकी थी, तो आपको क्या लगा के आना है, अशोक की थी। देवनाम प्रिय और देवनाम प्रियदर्शी उपाधियां दोनों अशोक की थी। इसके अलावा राज्याभिषेक से पहले जो है अशोक जो है अवंती या उज्जैन का राज्यपाल हुआ करता। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि मौर्य साम्राज्य में जो साम्राज्य थे वो प्रांतों में विभाजित थे, और जो साम्राज्य थे उनकी देखरेख तो राजा या राजन के द्वारा ही की जाती थी, लेकिन जो प्रांत हुआ करते थे उनको देखने के लिए कुमार या राजा के जो बेटे हुआ करते थे वही देखते थे वहां का शासन। तो बिंदुसार के जो बेटे थे वही अवंती या आप कह सकते हो उज्जैन के शासक थे या राज्यपाल थे। इसके अलावा अगर हम बात करें कलहण की, राजतरंगिणी की, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एक क्वेश्चन आपको वहीं से बन जाता है कि राजतरंगिणी जो है ये किसकी कृति है, तो ये कलहण की कृति है। अब इससे हमें क्या महत्वपूर्ण जानकारी मिलती है, तो इससे हमें महत्वपूर्ण जानकारी मिलती है कि अशोक एक तो शिव के उपासक थे, ये शिव की उपासना करते थे, और दूसरी बात कि कश्मीर में इन्होंने एक नगर बसाया था जिसका नाम श्रीनगर है। तो कलहण की राजतरंगिणी से ही हमें जानकारी प्राप्त होती है कि अशोक के द्वारा कश्मीर में श्रीनगर नामक एक नगर बसाया गया था। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये बनता है। अब हमें कुछ स्रोतों से अशोक की माता का नाम सुभद्रांगी ज्ञात होता है। तो ये एक तो हमें दिव्यपदान से पता चलता है कि इनकी माता का नाम क्या था, सुभद्रांगी था। वहीं यदि हम बात करते हैं महाबोधि वंश की, तो इनकी माता का नाम हमें धम्मा मिलता है। और अगर हम बात करें दिव्यपदान से ही हमें एक और नाम पता पड़ता है इनकी माता का, पासादिका। तो ये तो था कि अशोक की माता का नाम हमें कहाँ क्या मिलता है। अब अशोक की जो पत्नी थी उनका नाम था कारुबाकी। इनके पुत्र और पुत्रियों के बारे में हमको
कहाँ से क्या जानकारी प्राप्त होती है? तो यदि हम बौद्ध ग्रंथ की बात करें तो यहाँ से हमें इनके पुत्र के बारे में पता पड़ता है। तो क्या क्या नाम थे? कुणाल, महेंद्र, जालोक या विश्व। वहीं यदि हम बात करें अशोक के अभिलेखों की तो यहाँ से उनके पुत्र का नाम तीवर पता पड़ता है। तो हमें जो मुख्यतः याद रखना है वो ये वाली बात याद रखनी है और महेंद्र नाम याद रखना है। इसके अलावा अगर हम पुत्रियों की बात करें तो ये एक नाम आपको संमित्रा जरूर याद रखना है और ये हमें बौद्ध ग्रंथ से पता पड़ता है। दूसरा नाम हमें चारुमती देखने को मिलता है। अब हम बात करेंगे अशोक का जो कलिंग युद्ध हुआ था 261 ईसा पूर्व में। तो कलिंग युद्ध बहुत एक आप कह सकते एक अशोक के जीवन काल में एक बहुत मुख्य घटना रही है। इस युद्ध के बाद अशोक का मन परिवर्तित होता है या आप कह सकते हैं हृदय परिवर्तित होता है और उसने जो है फिर इसके बाद बुद्ध धर्म की राह पकड़ ली थी। तो पहला प्रश्न ये बनता है कि अशोक ने कलिंग पर आक्रमण क्यों किया था? तो कलिंग पर उस समय कौन सा शासक हुआ करता था? तो हाथी गुम्फा अभिलेख से हमें यह ज्ञात होता है कि कलिंग पर उस समय नंदराज नाम के व्यक्ति का शासन हुआ करता था। तो एक क्वेश्चन फिर से एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन गया आपके लिए एग्जाम्स के लिए कि कहां से हमें ये पता पड़ता है या कौन सा स्रोत था जहां से हमें ये ज्ञात होता है कि वहां का कलिंग का शासक जो है वो है नंदराज था। तो हाथी गुम्फा अभिलेख से हमें पता पड़ता है कि कलिंग का शासक कौन था? नंदराज था। अब क्या कारण थे तो वो भी देख लीजिए। तो कौटिल्य के अर्थशास्त्र से हमें ये ज्ञात होता है कि अशोक ने कलिंग पर हाथियों के लिए युद्ध किया था, आक्रमण किया था। और वहीं यदि हम बात करें पिल्ली की तो पिल्ली का कहना है कि चूंकि कलिंग जो है व्यापार या व्यापारिक दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण था, यही कारण था कि अशोक ने जो है कलिंग पर आक्रमण किया था। तो दो अलग अलग कारण हमको देखने को मिलते हैं। हो सकता दोनों ही कारण रहे हो अशोक के आक्रमण करने के पीछे। एक कारण कौटिल्य के अर्थशास्त्र में बताया गया हाथियों के लिए आक्रमण किया था और दूसरा कारण पिल्ली ने जो बताया था कि कलिंग जो है व्यापारिक दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण था, इसीलिए जो है अशोक ने कलिंग पर आक्रमण किया था। तो कलिंग विजय के बाद जो है जब अशोक ने देखा कि बहुत सारे लोग मारे गए हैं, कुछ जो थे घायल थे, उनकी पीड़ा उनसे देखी नहीं गई और यहाँ से जो है अशोक का हृदय परिवर्तन होता है और अशोक जो है बौद्ध धर्म की ओर अग्रसर हो जाता है। तो हम देखते हैं अशोक और बौद्ध धर्म से रिलेटेड क्या क्वेश्चन बनते हैं यहाँ पर। तो जब अशोक ने ये सोच लिया था कि अब मुझे जो है बौद्ध धर्म अपनाना है, तो किन से उसने अशोक ने दीक्षा प्राप्त करी थी? तो यहाँ हमको तीन नाम मिलते हैं, उपगुप्त, मोगलीपुत्र तिस्य और निगरोध भिक्षु। तो दिव्य बदान से हमें जानकारी प्राप्त होती है कि अशोक ने जो है उपगुप्त नामक व्यक्ति से बौद्ध धर्म की दीक्षा ली थी। वहीं हम बात करें अगर दीपवंश और महावंश की तो इससे जानकारी मिलती है कि निगरोध नामक भिक्षु से जो है इन्होंने दीक्षा प्राप्त करी थी। तो आपको तीन नाम याद रखना है, निगरोध भिक्षु, उपगुप्त और मोगलीपुत्र तिस्य। इन तीनों से जो है अशोक ने जो है बौद्ध धर्म की दीक्षा ली थी। अब हम बात करते हैं इनकी यात्राओं की। तो यहाँ से क्वेश्चन कई बार आए हैं एग्जाम्स में। पूछा जाता है आपसे कि बोध गया की यात्रा अशोक ने जो है अपने शासन की किस वर्ष की थी? तो इन्होंने अपने शासन के 10वें वर्ष जो है बोध गया की यात्रा करी थी। दूसरा, इन्होंने लुम्बिनी की भी यात्रा करी थी। तो ये कब करी थी? तो इन्होंने अपने अभिषेक के 20वें वर्ष जो है लुम्बिनी की यात्रा करी थी। तो ये दोनों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं, आप ये दोनों याद रखिएगा। इन्होंने जो है बोध गया की यात्रा शासन के 10वें वर्ष करी थी और लुम्बिनी की यात्रा जो है शासन के 20वें वर्ष करी थी। अशोक से संबंधित हम अब बात करेंगे तो उनके राज्य विस्तार की, है ना। तो साम्राज्य विस्तार अगर हम देखें तो उत्तर में जो है इनका साम्राज्य हमको कश्मीर तक देखने को मिलता है। अगर हम बात करें पश्चिम की तो हमें अफगानिस्तान और बलूचिस्तान तक इनका साम्राज्य विस्तार देखने को मिलता है। अगर हम बात करें पूर्व की तो हमें बंगाल तक, और अगर हम बात करें दक्षिण की तो हमें चेल और पांड्य राज्य तक जो है यहाँ पर इनके द्वारा विजित किए गए थे। तो अशोक बहुत योग्य शासक था। इनके द्वारा जो है मौर्य साम्राज्य में एक बहुत बड़ा क्षेत्र देखने को मिलता है। काफी इन्होंने विस्तार किया था मौर्य साम्राज्य का। अशोक ने जो है कई विदेशी संबंध भी बनाए थे। तो अगर हम बात करें
तो एंटियोकस की, जिसकी बात अभी हमने कुछ देर पहले भी करी थी, बिंदुसार का भी एक पत्र व्यवहार हुआ था जिसमें बिंदुसार ने जो है कुछ चीजें बुलाई थी, मीठी मंजरा, सूखी अंजीर और एक दार्शनिक। तो सीरिया का शासक था एंटियोकस, इनके साथ भी जो है अशोक के संबंध थे। अगर हम बात करें अलेक्जेंडर की, बहुत फेमस नाम रहा है। एंटीगोनस की बात करें जो कि मैसिडोनिया का शासक था, और अगर हम बात करें प्लोटेमी थर्ड की जो कि सेलुकस का प्रपोत्र था, तो इन सभी के साथ जो है अशोक के काफी अच्छे संबंध देखने को मिलते हैं। तो हमने क्या देखा कि अशोक ने एक अपना अच्छा खासा साम्राज्य का विस्तार कर लिया था और विदेशियों से भी इसके संबंध रहे हैं। अब हम बात करते हैं अशोक के अभिलेखों की। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस यहां से पूछे जाते हैं। तो मैं बात करूंगा 1750 में टिफिन टेलर नाम के व्यक्ति की। ये सबसे पहले व्यक्ति थे जिन्होंने अशोक के स्तंभों का, या आप कह सकते हैं अभिलेखों का पता लगाया था दिल्ली में। दिल्ली में अशोक के स्तंभ का पता लगाने वाले टिफिन टेलर पहले व्यक्ति थे, और ऐसा इन्होंने कब किया था? 1750 में। इनके अभिलेखों को सबसे पहले जो है पढ़ने में सफलता जेम्स प्रिंसेप को मिली थी 1837 में। ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम्स में आया है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बात आपको जरूर याद रखनी होगी। तो जेम्स प्रिंसेप ने 1837 में इनके अभिलेखों को पढ़ने में सफलता प्राप्त करी थी, और इनकी जो अभिलेखों की मूल भाषा थी वो क्या थी? प्राकृत थी। अब ये देखिएगा, मैं यहाँ पे बात कर रहा हूं भाषा की, और अगर आपसे पूछा जाए कि इनके अभिलेखों में कौन कौन सी लिपियां देखने को मिली, स्क्रिप्ट्स, तो ये स्क्रिप्ट्स ही कौन कौन सी? ब्राह्मी, खरोष्टी, ग्रीक और अरेमाइक। तो प्राकृत भाषा कौन सी थी? प्राकृत थी। लेकिन अगर आपसे लिपियां पूछी जाए तो खरोष्टी, ब्राह्मी, ग्रीक और अरेमाइक, ये 4 लिपियों का, स्क्रिप्ट्स का इसमें इस्तेमाल किया गया है इनके अभिलेखों में। अब मैं बात कर रहा हूं मास्की अभिलेख की, जो कि रायचूर कर्नाटका में है। यहां से हमें पहली बार अशोक का नाम स्पष्ट रूप से पढ़ने को मिलता है। ये मैंने आपको थोड़ी देर पहले ही बताया था कि जो मास्की और गुर्जरा के दोनों अभिलेख हैं, यहां से हमें पहली बार ये पता पड़ता है कि अशोक का नाम क्या था? अशोक था। एक और बहुत महत्वपूर्ण अभिलेख है अशोक का, जो कि रुमिनदेई अभिलेख के नाम से प्रसिद्ध है। इस अभिलेख से हमें मौर्यकालीन अर्थव्यवस्था के बारे में पता पड़ता है। तो यहाँ की अर्थव्यवस्था कैसी थी, क्या टैक्स पॉलिसी थी, क्या करनी थी, है ना, किस तरह से कितना टैक्स किन चीजों पर लिया जाता था, इसकी जानकारी हमें रुमिनदेई अभिलेख से पता पड़ती है। यहां से भी क्वेश्चन कई बार आ चुके हैं एग्जाम्स में। अब मैं बात कर रहा हूं आपसे भाबरू शिलालेख की, जो कि वैराट राजस्थान में है। यहां से हमें क्या देखने को मिलता है? यहां से ये पता पड़ता है कि अशोक क्या था? बौद्ध था, और इसके सबसे ठोस प्रमाण हमें भाबरू शिलालेख से ही पता पड़ते हैं। और बुद्ध, धम्म और संघ इसको फॉलो किया था, है ना, इसकी बारे में जानकारी भी हमको भाबरू शिलालेख से ही मिलती है। तो आपको रुमिनदेई अभिलेख की बात करें हम, तो इससे अर्थव्यवस्था क्या करनी थी, टैक्स पॉलिसी क्या थी। मास्की और गुर्जर अभिलेख से हमें सबसे पहले अशोक का नाम अशोक प्राप्त होता है। और अगर मैं बात करूं भाबरू अभिलेख की, शिलालेख की, तो यहां से अशोक के बौद्ध होने के सबल प्रमाण हमको देखने को मिलते हैं। अब मैं बात करूंगा अशोक के प्रमुख शिलालेखों की। तो यहां से क्वेश्चंस आते हैं, थोड़ा सा आप लोग देखिएगा कि हमें क्या है इसमें से याद रखना है। पहले तो आप लोग मैप में जरा देख लीजिए, मैं थोड़ा सा आपसे आउट स्क्रीन हो रहा हूं, तो थोड़ा सा लोकेशन देखिए। कंधार, आपको अगर शहबाजगढ़ी का शिलालेख पूछा जाता है। गिरनार, ये गुजरात में देखिए। सोपाड़ा महाराष्ट्र। कालसी, ये दिल्ली डोपरा, ये दिल्ली मेरठ का। देन लौरिया नंदनगढ़ और लौरिया अर्राज, ये दोनों बिहार के हो गए। रामपुरवा भी, लुम्बिनी, कौशाम्बी, जौगढ़ का अभिलेख, धौली का अभिलेख, और ये अमरावती, येरागुड़ी, ये मैंने सारे आपको यहाँ पर मैप में प्लॉट कर दिए हैं। अब मैं आपको बता रहा हूं यहाँ कि आपको क्या याद रखना है। 2 शिलालेख थे जो कि खरोष्टी लिपि में थे, और ये दोनों कहां से प्राप्त हुए हमें? पाकिस्तान। बाकी जो शिलालेख हैं ये सारे के सारे ब्राह्मी लिपि में लिखे गए हैं। देखिए, तो कौन कौन से शिलालेख जो है वो खरोष्टी में है? शाहबाजगढ़ी और मानसेरा का।
क्या याद रखना, ये बात समझ में आ गई आपको? दो शिलालेख जो कि पाकिस्तान, ये खरोष्टी लिपि में है। अब शाहबाजगढ़ी पेशावर जिला आता है और मानसीरा का हजारा जिला देखने को मिलता है। अब बाकी जो शिलालेख हमें मिले हैं, जौगढ़ का, धौली, गिरनार, सोपारा, कालसी, एरागुड़ी, ये सारे के सारे शिलालेख जो हैं ब्राह्मी लिपि में हमको देखने को मिले हैं। अब ये जो दो अभिलेख हैं, जौगढ़ और धौली, ये उड़ीसा, हम याद रख सकते हैं। जौगढ़ और धौली, ये दो उड़ीसा के हो गए। अब हम अगर बात करें गिरनार की, तो ये गुजरात का एक हो गया, सोपाड़ा एक महाराष्ट्र का हो गया, कालसी ये एक उत्तराखंड का हो गया, और एरागुड़ी ये आंध्र प्रदेश का हो गया। एक एक सिंगल है। आप स्टेट के नाम तो याद रख ही सकते हैं, तो स्टेट्स के नाम आप लोग याद रख लीजिए। बाकी यहाँ से मैंने आपको बताया कि दो जो थे वो खरोष्टी लिपि में थे, बाकी सारे ब्राह्मी लिपि में है। ये हमको याद रखना है इससे। अब हम बात करेंगे अशोक के लघु शिलालेखों की। तो अब देखिए, हम लोग चूंकि मध्य प्रदेश का एग्जाम दे रहे हैं, तो एटलीस्ट हम ये तीन तो हम टिक कर ही लें, है ना। आपका भाबरू जो है ये तो जयपुर में हो गया। अब मैं बात कर रहा हूं रूपनाथ, पहले बात करूंगा रूपनाथ, गुर्जरा, बुधनी, इन तीन की बात कर रहा हूं मैं। अब रूपनाथ जो है ये लघु शिलालेख जबलपुर में है, गुर्जरा का भी हम पहले भी बात कर चुके हैं, दतिया में है, और बुधनी या इसको पान गुड़ारिया का लघु शिलालेख कहते हैं, ये सीहोर मध्य प्रदेश में है। आपसे सिंपली क्वेश्चन ऐसा भी पूछा जा सकता है कि बुधनी या पान गुड़ारिया का जो लघु शिलालेख है, आपको ऐसे भी लिख सकते हैं जो अशोक का है, ये कहाँ है। आपको ऑप्शन दे देंगे मध्य प्रदेश में कहाँ कहाँ, तो आपको टिक करके आना सीहोर मध्य प्रदेश में, पान गुड़ारिया का या बुधनी का भी कहते हैं। आपसे अगर रूपनाथ का पूछा जाए तो आपको क्या टिक करके आना, ये जबलपुर में है। और अगर आपसे पूछा जाए कि गुर्जरा का कहाँ पर है, जिससे हमको क्या पता पड़ा था कि अशोक का नाम अशोक है, ये गुर्जरा का अभिलेख जो शिलालेख है ये दतिया मध्य प्रदेश में है। अब बिहार का एक आपको याद रखना है, सासाराम, और भाबरू जो है ये जयपुर राजस्थान में है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्यों? इसमें जो है अशोक स्वयं को मगध का सम्राट घोषित करता है। आपसे क्वेश्चन बनेगा कि किस शिलालेख में अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट घोषित किया है और धम्म और संघ के प्रति अपनी आस्था प्रकट की है। तो यह भाबरू का शिलालेख, जयपुर राजस्थान इसकी लोकेशन देखने को मिलती है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है ये, आईएमपी मैंने लिख दिया है, आप लोग भी आईएमपी लिख लीजिए। अशोक के अब हम बात करते हैं स्तंभ लेखों की। बहुत क्वेश्चंस आए हैं एग्जाम्स में यहाँ से दोस्तों, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट एरिया है ये, बहुत ध्यान से इसको देखना और याद रखना है। सबसे पहले हम बात करते हैं इलाहाबाद कौशाम्बी स्तंभ लेख की। इसको हम लोग जो है रानी का अभिलेख भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि इनकी जो रानी कारुबाकी थी और जो पुत्र तीवर था, इसका अभिलेख, इसका जो मेंशन मिलता हमको इलाहाबाद कौशाम्बी अभिलेख से ही पता पड़ता है। और अब क्वेश्चन क्या पूछा जाता है, एक क्वेश्चन तो बनता है कि रानी का अभिलेख किसको कहते हैं, तो आपको क्या टिक करके आना है कि इलाहाबाद कौशाम्बी अभिलेख को कहते हैं, स्तंभ लेख को कहते हैं। और इसको जो है इलाहाबाद में किसके द्वारा स्थापित किया गया था, तो इसको जहांगीर के द्वारा इलाहाबाद लाया गया था। और दूसरा क्वेश्चन बनता है किसके शासनकाल में ये काम हुआ था, तो अकबर के शासनकाल में ये काम हुआ था। तो रानी का अभिलेख हो गया, इसको इलाहाबाद लाने वाला कौन था, तो जहांगीर था। और किसके शासनकाल में हुआ था, तो अकबर के शासनकाल में हुआ था। अब दूसरे स्तंभ लेख की हम बात करते हैं, जिसको कि हम लोग दिल्ली टोपरा कहते हैं। फिरोज शाह तुगलक इसे दिल्ली लाया था। देखिए फिर से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिल गया हम लोगों को यहाँ पर, दिल्ली टोपरा स्तंभ लेख को कौन दिल्ली लाया था, तो इसको फिरोज शाह तुगलक दिल्ली लेके आया था। एक और आपको फिरोज शाह तुगलक का याद रखना है, दिल्ली मेरठ, तो ये पहले मेरठ में था, इसको दिल्ली लाने वाला कौन था, तो फिरोज शाह तुगलक था। अभी जब हम लोग मध्यकालीन भारत में फिरोज शाह तुगलक के बारे में पढ़ेंगे तो मैं बहुत सारी चीजें आपको फिरोज शाह तुगलक से संबंधित बताने वाला हूँ। हाल फिलहाल आप लोग अभी यहाँ पर इतना याद रखिए कि दिल्ली टोपरा और दिल्ली मेरठ का जो स्तंभ लेख है उसको दिल्ली लाने वाला व्यक्ति कौन था, तो फिरोज शाह तुगलक ही था। अब दो स्तंभ लेख हम लोगों को देखिए, लौरिया नाम आ रहा है, तो लौरिया नंदनगढ़ और लौरिया राज, ये दो स्तंभ लेख जो है ये चंपारण बिहार में स्थित है, और रामपुरवा का अभिलेख जो है ये बेतिया बिहार में है। तो आपसे क्वेश्चन सिंपल से ही पूछा जा सकता है कि लौरिया नंदनगढ़ कहाँ है,
तो आपको टिक करना होगा बिहार, या किससे संबंधित है तो अशोक से संबंधित रहा। चलिए ये तो था स्तंभ लेखों के बारे में, हम लोग अब आगे बढ़ते हैं और कुछ लघु स्तंभ लेख रहे हैं अशोक के। इनसे जो है हमें राज की घोषणाओं के बारे में पता चलता है। अब फिर से हम लोग मध्य प्रदेश पीएससी का एग्जाम दे रहे हैं तो एटलीस्ट ये दो तो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो गए। एक सांची वाला, आपसे पूछा जाता है कि अगर सांची जो है सांची, तो आपको रायसेन जिला टिक करके आना है। हालांकि ये विदिशा से 10 किलोमीटर की दूरी पर है, तो कुछ लोग जो है जो याद नहीं रख पाते वो विदिशा लगा करके आ जाते हैं। तो इसमें जिला कौन सा आता है तो रायसेन जिला आता है। अब एक कौशाम्बी का हो गया जो कि इलाहाबाद उत्तर प्रदेश में है, तो कौशाम्बी जो है इलाहाबाद से 25 किलोमीटर की दूरी पर है। निगली सागर या निगलीवा अभिलेख कहते हैं, ये नेपाल की तराई में है, और रुमिन देवी जो है ये नेपाल की तराई में है। तो दो आपको याद रखना नेपाल वाले हो गए, कौन कौन सा, निगली सागर और रुमिन देवी। एक आपका उत्तर प्रदेश का कौन सा, कौशाम्बी वाला, और एक और सारनाथ वाराणसी उत्तर प्रदेश का। अब हम लोग बात करते हैं गुहा लेखों की, तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट है दोनों, बराबर गुहा लेख और पानगोरिया गुहा लेख। अब कहां पर है बराबर गुहा लेख, पहला क्वेश्चन यही बनता है, तो आपको क्या टिक करके आना, ये गया बिहार में है। अब यहां से जो क्वेश्चन बनता है कि अशोक ने यहां क्या किया था, तो 4 गुहाओं का निर्माण करवाया था, और किस पहाड़ी, तो अभिलेख में जो है पहाड़ी का नाम खालवितक पर्वत बताया गया है, ठीक है ना। दूसरा गुहा लेख हम लोग बात करेंगे पानगौरिया, जो कि सीहोर मध्य प्रदेश में, अगेन इंपॉर्टेंट एमपीपीएससी का एग्जाम, ठीक है ना। तो पानगौरिया का अभिलेख आपका कहां पर है, सीहोर मध्य प्रदेश में है, और इस अभिलेख में जो है, इस गुहालेख में अशोक को महाराज कुमार कहा गया है। तो अभी तक हमने कोई ऐसा शिलालेख या स्तंभलेख नहीं देखा जहां अशोक को महाराज कुमार कहा गया हो। तो ये जो पानगौरिया का जो गुहालेख है, यहाँ पर अशोक को महाराज कुमार कहा गया है। तो भैया फिर से इसको इंपॉर्टेंट हम लोग लगा ले तो अच्छा रहेगा। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं जो प्रमुख शिलालेख रहे हैं, जिनको दीर्घ शिलालेख भी कहा गया, वो कौन कौन से हैं। तो है तो 13, लेकिन हम लोग सारे एग्जाम के लिए याद नहीं रखते। जो एग्जाम के लिए जो इंपॉर्टेंट है वो मैंने सब आपको यहाँ पर दे दिए हैं। तो हम पहला, दूसरा, तीसरा, इसके बाद हम 5वां, 11वां, 12वां, 13वां, हम लोग इतने याद रखने वाले हैं। अब किसमें क्या उत्कीर्ण करवाया था, किस शिलालेख में अशोक के द्वारा क्या मेंशन करवाया गया था। तो पहले शिलालेख में अशोक ने कहा था कि पशु बलि का निषेध, यानी अब हमारे राज्य में पशुओं की बलि नहीं दी जाएगी, उनको मारा काटा नहीं जाएगा। और क्या कहा था कि सभी मनुष्य जो है वो मेरी संतान की तरह है। इसका मतलब क्या हुआ कि अब जो भी मेरी प्रजा है, अब वो सब मेरी संतान की तरह है। तो जो जिस तरह से कि जो मेरी संतान के प्रति मेरी जिम्मेदारियां बनती हैं, मेरी संतान के कष्ट मेरे होते हैं, इसी तरह से सारी जिम्मेदारी जो मेरी प्रजा के प्रति है ना, वो मेरी है, उनके सारे कष्ट मेरे हैं। दूसरे शिलालेख में पशु चिकित्सा एवं मानव चिकित्सा एवं लोक कल्याण कार्य की बात करी है। तो पशु यदि बीमार होते हैं तो उनकी चिकित्सा, उनकी देखरेख करी जाए। मानव चिकित्सा की बात करी है, तो अगर ऐसे कुछ लोग हैं जो अपना इलाज कराने में सक्षम नहीं है तो उनका इलाज करवाया जाए। चैरिटेबल हॉस्पिटल्स वगैरह की बात करी, और लोक कल्याण कार्य की बात करी, यानी पब्लिक वेलफेयर की बातें करी। तीसरा शिलालेख जो हमको प्राप्त हुआ है, उसमें धम्म महामात्रों की जो नियुक्ति की गई, अर्थात हम उनको पदाधिकारी भी कह सकते हैं। और इनको क्या कहा गया था कि आपको प्रति 5वें वर्ष जो है राज्य का दौरा करने निकलना है और लोगों को जो है धम्म के बारे में ज्ञान देना है। धम्म क्या होता है, धम्म को कैसे परिभाषित किया था अशोक ने, वो भी हम लोग देखते हैं। मैंने धम्म की परिभाषा दी हुई है, और धम्म की परिभाषा क्या है अशोक के अनुसार, वो हम लोग अभी देखते हैं। अब मैं आता हूं 5वें शिलालेख पर। तो इसमें धम्म महामात्र जो होते थे, उनकी नियुक्ति, उनके क्या कार्य होंगे भाई, उनकी क्या जिम्मेदारियां होंगी, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज होंगी, कैसे उनका अपॉइंटमेंट किया जाएगा, वगैरह वगैरह, इसके बारे में हमें 5वें शिलालेख में देखने को मिलता। साथ में ही मौर्य काल की क्या समाज और क्या वर्ण व्यवस्था थी, भाई किस तरह का समाज है, आपको क्या मानना है, क्या नहीं मानना है, क्या वर्ण व्यवस्था है, इन सब के बारे में जो है हमें 5वें शिलालेख में मिलती है जानकारी। इंपॉर्टेंट क्या है, ज्यादातर ये पूछा जाता है कि धम्म महामात्रों की नियुक्ति और उनके कार्य के निर्देश से संबंधित शिलालेख कौन सा है, तो वो 5वां आपको टिक करके आना होगा। अब हम बात करेंगे 11वें शिलालेख की। तो इसमें जो धम्म विजय की जो विशेषता है उनका वर्णन है।
तो जैसा कि मैंने आपको कहा था कि भाई धम्म की परिभाषा में हमने अगर देखें, बात करें तो क्या कहते हैं, आपको विश्व कल्याण करना है, पाप से निवृत्त होना है, दया ध्यान करना है, सत्य और कर्म की शुद्धि करना है। तो अभी हम फिर से आएंगे इस परिभाषा पर। तो जो धम्म विजय की जो विशेषताएं हैं, जो मैं अभी हम लोग धम्म की परिभाषा में देखेंगे, इन विशेषताओं का वर्णन जो है 11वें शिलालेख में देखने को मिलेगा, जो भी हम लोग फिर से देखने वाले हैं। अब हम बात करते हैं 12वें शिलालेख की। इस शिलालेख में धार्मिक सहिष्णुता की क्या नीति है, उसका उल्लेख हमको 12वें शिलालेख में देखने को मिलता है। तो धर्म के प्रति हमें कैसी भावनाएं रखना है, तो अलग अलग जो भी धर्म थे, मान लीजिए बौद्ध धर्म थे, जैन धर्म थे, हिंदू था, तो इन सब के प्रति हमारी कैसी सद्भावना होना चाहिए, इन सब के बारे में, इसके बारे में हमको डिटेल किसमें मिलता है, 12वें शिलालेख में। अब हम बात करते हैं 13वें शिलालेख की। तो यहाँ कलिंग युद्ध का वर्णन हमको 13वें शिलालेख में देखने को मिलता है। ये भी कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आ चुका है। अब हम देखते हैं कि अशोक का धम्म क्या था। तो अशोक का धम्म जो था, अगर हम बात करें तो धम्म की परिभाषा तो ये राहुलवाद सुत्त से ली है इन्होंने। पहला क्वेश्चन आपको यही इंपॉर्टेंट मिल गया कि धम्म की परिभाषा कहां से ली गई है, तो ये राहुलवाद सुत्त से ली गई है। अब अशोक का जो दूसरा और 7वां स्तंभ लेख है, इसमें अशोक ने धम्म की व्याख्या कैसे दी है। पाप से निवृत्ति, आप जो भी पाप करते हैं, जो भी गलत काम करते हैं, दुष्कर्म करते हैं, आप उससे पहले, उनसे तो पहले दूर हो जाइए। तो विश्व का कल्याण करें, आप लोगों का भला करें। अगर आप लोगों का कष्ट दूर करने में सक्षम है तो आप वो काम भी करें। दया दान, लोगों के प्रति आप दया की भावना रखिए। सत्य एवं कर्म शुद्धि ही धम्म है, आप सत्य की बातें करें, सत्य ही बोलें। साधु स्वभाव, तो साधु स्वभाव से क्या तात्पर्य है कि आप मांस मदिरा या सांसारिक जो मोह माया है, आप उनसे दूर हो जाइए। कल्याणकारी कार्य करें, आप लोगों का भला करें, दान दक्षिणा वगैरह करें, आप पाप रहित हो जाएं, आपको कोई भी दुष्कर्म, बुरे कर्म इत्यादि नहीं करना है। व्यवहार में मृदुता, आप मीठे वचन बोलें, सत्य वचन बोलें। दया दान करें, आप प्राणियों का वध नहीं करना है आपको। और सबसे बड़ी बात देखिए आप क्या लिखी है, माता पिता एवं बड़ों की आज्ञा मानना, है ना, जो कि आजकल बहुत बच्चे नहीं मानते हैं। प्रमुख बात भी आप लोग नोट कर लीजिए, गुरुजनों के प्रति आदर करना, है ना, मित्रों और परिचितों, संबंधियों, ब्राह्मणों एवं श्रवणों के प्रति दानशीलता और उचित व्यवहार आदि। तो ये अशोक की धम्म की व्याख्या थी। मास की लघु शिलालेख में अशोक ने खुद को बुद्ध शाक्य कहा है। देखिए बहुत फिर से एक हमको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिल गया। एक क्वेश्चन हम लोगों ने क्या देखा था कि मास की अभिलेख से, जो कि रायचूर कर्नाटका से मिलता है हमको, यहाँ से हमें अशोक का नाम अशोक मिलता है। और इसी शिलालेख में अशोक ने खुद को बुद्ध शाक्य भी कहा है। तो एक और क्वेश्चन आपको मिल गया, आपको पूछा जा सकता है कि किस शिलालेख में अशोक ने खुद को बुद्ध शाक्य कहा है, तो है मास्की का लघु शिलालेख। तो दोस्तों ये था आज का हमारा मौर्य साम्राज्य का पहला लेक्चर, पहला वीडियो। तो अगला जो लेक्चर, अगला वीडियो होगा, उसमें मैं आपके साथ मौर्य प्रशासन, मौर्य की क्या सामाजिक व्यवस्था थी, क्या आर्थिक व्यवस्था थी, और मौर्य के पतन के बाद जो मौर्योत्तर वंश हुए वो कौन कौन से हुए, उसमें क्या प्रमुख प्रश्न बनते हैं, क्या आ चुके हैं, क्या और आ सकते हैं, उनके बारे में भी डिटेल में डिस्कशन करूंगा। तो मेरा अगला वीडियो, अगला लेक्चर देखना नहीं भूलें। तब तक के लिए सी यू, टाटा, बाय बाय।